मेरे सभी प्यारे साथियों का डे 35 में हार्दिक स्वागत है। डे 35 में जो एमसीक्यू हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं और ये इकोनॉमी का शायद 7वां या 8वां पार्ट होगा, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। जो नए साथी जुड़ रहे हैं उन्हें मैं आपको बता दूं कि ये 2000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है प्री के लिए, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए तो एक समझ लीजिए कि सटीक सटीक अगर आप इसको सही से करते हो ना तो आप 50 प्लस वहां पर क्वेश्चन करके आएंगे। ये मैं इसलिए कहता हूं कि इसमें 2.5 साल का करंट अफेयर, साथ ही साथ बेसिक सारे सब्जेक्ट का, जैसे सब्जेक्ट वाइज में टेस्ट सीरीज लाता हूं तो उसमें एनसीईआरटी को जरूर कवर किया जाता है। ठीक है। और ये चीज़ मैं इसलिए भी कहता हूँ कि 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ बनाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके आपके सिलेबस को देखते हुए ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो बिना देर के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए इसका आंसर। बातें तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी होती रहेंगी। किसी भी क्वेश्चन को देखिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो मैं हर अपने क्लास में बताता हूँ, इन चीज़ों को हमेशा याद रखना है। गलत या सही क्या पूछ रहे हैं यहाँ देखिए। कथन में 100% श्योरिटी आपको तब आएगी जब आप 2000 एमसीक्यू की पूरी सीरीज कर लेंगे और डेली, जो आप डेली करंट अफेयर करोगे ना मेरे साथ, ठीक है, अब डेली करंट अफेयर करोगे वहां पर 21 एमसीक्यू आते हैं। आप धीरे धीरे आप देखेंगे 4 से 5 महीने में आप स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे करंट अफेयर भी और ये आपका एनसीईआरटी का बेसिक भी है, तो इसको मिक्स्ड किया गया है। क्या किया गया है? मिक्स करके बनाया गया है, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टेस्ट सीरीज 2000 क्वेश्चन की सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए है। ये आपके किसी भी स्टेट पीसीएस जो भी आप 2026 में दे रहे हैं, 27 में भी अगर आप यूपीएससी पीसीएस दे रहे हो और 28 में। अब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का कोर शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया है? एनसीईआरटी का कोर बेसिक शामिल किया गया है। तो ये तो आप लगाया करिए, पर हाँ 26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27 में जैसे रिवीजन करना है एनसीईआरटी का, 28 में रिवीजन करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? यह तब होता है जब कच्चे माल पर आयात शुल्क तैयार माल, जो तैयार माल है और जो कच्चा माल है, और कच्चे माल से पर आयात शुल्क जो अपना तैयार माल की तुलना में अधिक, लगभग कच्चे माल पर अधिक ले रहे हैं तैयार माल से, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये बात बिल्कुल सत्य है। इस लाइन को बिल्कुल याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कच्चे माल पर तैयार माल की अपेक्षा आयात शुल्क अधिक लिया जाता है, इस सब इसको क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ओके। इसके इससे घरेलू जो अपना विनिर्माण को प्रोत्साहन कैसे मिल जाएगा? आपको सोचिए कैसे मिल जाएगा घरेलू, जब कच्चे माल पे ही आया तो, क्योंकि बाहर से सामान मंगवाना महंगा हो जाता है। कैसे प्रोत्साहन मिल जाएगा? ये बात तो साफ साफ गलत है। यह मुख्य रूप से सौर पैनल और मोबाइल फोन जैसे क्षेत्रों में देखा गया है। तो ये भी याद रखिएगा, मुख्य किस चीज में देखा जा रहा है? मोबाइल फोन और सौर पैनल जैसे क्षेत्र। इस तरीके से, और जो मैं ऐसे गोला बनाता हूँ इसका मतलब ये होता है कि यहीं पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपको घुमा सकते हैं या ट्रैप में फंसा सकते हैं। एक बार आप व्याख्या भी सही से पढ़िएगा। आज कथन वाले क्वेश्चन थोड़े कम होंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी से जैसे कोर बेसिक उठा के पूछा जाता है आपसे, वैसे क्वेश्चन अधिक मिलेंगे। ट्विन डेफिसिट बहुत रहा है समाचारों में और एनसीईआरटी का कोर बेसिक है। की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक देश में क्या होता है? बताइए कैसी स्थिति होगी जब ट्विन डेफिसिट होगी? जब राजकोषीय और चालू खाता घाटा दोनों क्या होंगे? उच्च होंगे। तो क्या होगा? ट्विन डेफिसिट। ठीक है। सब कोर एनसीईआरटी का बेसिक प्लस करंट अफेयर है। अब जैसे एक करंट अफेयर में काफी रहा है सर्कुलर इकोनॉमी, और अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 12th की, तो आप उसमें भी देखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी का पूरा मतलब अच्छे तरीके से बताए।
तो ये एनसीईआरटी प्लस आपका क्या हो गया, करंट अफेयर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यह एक बनाओ, उपयोग करो, फेंको के रैखिक मॉडल पर आधारित है, नहीं, बनाओ, यूज करो, फेंको के मॉडल पे आधारित नहीं है। इसका उद्देश्य संसाधनों के अपशिष्ट को न्यूनतम करना और पुनः चक्रण को अधिकतम करना है। ये बात सत्य है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 इसी अवधारणा को लागू करता है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका देखिए, इसमें कथन वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। क्राउडिंग आउट क्या होता है? अब मैं इसको डायरेक्ट पूछा है, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस डायरेक्ट पूछते हैं, इसमें ऑलरेडी कथन वेस्ट करा चुका हूं, हार्ड क्वेश्चन। अभी नॉर्मली डायरेक्ट जो पूछता है ना, कोर बेसिक, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो कुछ कोर शब्द होते हैं, क्या आप उनके विषय में जानकारी या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं, वो उस टाइप में आज क्वेश्चन जाता है। का प्रभाव का मुख्य परिणाम क्या होता है? बताइए क्या प्रभाव होगा क्राउडिंग आउट का? अत्यधिक सरकारी उधारी के कारण ब्याज दरों में वृद्धि और निजी निवेश में कमी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स के बारे में ये यूपीएससी कई बार पूछ चुका है, ठीक है, पर इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाए हुए हैं। बताइए आप इसका आंसर। ये केवल उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास पंजीकृत नहीं होना चाहते। ये जो केवल है, जो मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ, 10% वाला है जो सत्य है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। इनका उपयोग भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए किया जाता है। पी नोट्स धारकों को संबंधित कंपनियों में देखिए नहीं, मतदान का अधिकार नहीं होता है। ये बात है बिल्कुल गलत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? बताइए। कोर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और करंट अफेयर में काफी रही है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही जल्द ही अर्थव्यवस्था की क्लास आएगी, आप आइएगा। हिंदी माध्यम में पूरी अर्थव्यवस्था को ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे आप कोई फिल्म या कहानी सुन रहे हो। इस तरीके से आपको पूरे माइंड में एकदम छाप दी जाएगी। बताइए इसका आंसर। रियल जीडीपी की गणना क्या है? आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है। किसकी? रियल जीडीपी, नॉमिनल की नहीं की जाती है। यही मुख्य अंतर है इन दोनों में। नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। बाकी इसका और कोर देखिए, इसमें तो और भी कोर है, कोर बहुत ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको जब बेसिक क्लास पढ़ाई जाएगी आप आइएगा, अच्छे से हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। गिफेन वस्तुएं बहुत करंट अफेयर में रहा है, ये बहुत मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिए। क्या होती है गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में? गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम, बताइए, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, बताइए। मांग का नियम क्या होता है? गिफेन वस्तुएं विफल हो जाता है क्योंकि कीमत बढ़ने पर इनकी मांग क्या होती है? कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है। अब इधर देखिए, क्यों? गिफेन वस्तुएं वे निम्न स्तर की वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपभोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी इसका कोर कॉन्सेप्ट क्लास में ही मिलेगा, क्योंकि इसका कोर कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊंगा तो मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट चाहिए। पर एक टेस्ट सीरीज है, अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं अच्छे से या और एक बार अपना रिवीजन कर लेते हैं तो भी आपका यूपीएससी प्री 2026 में काम हो जाएगा, है ना। ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा पीएचडी करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, किस पर कितना गहराई या डेप्थ में चीज़ें पूछी जाती हैं। एंकर इन्वेस्टर, ये करंट अफेयर में काफी रहा। कौन होता है एंकर इन्वेस्टर? कौन होता है? वही योग संस्थागत खरीदार, क्वालिफाई इन्वेस्टर, जो आईपीओ खुलने से ठीक पहले शेयर खरीदता है। ठीक है, उसे कहते हैं एंकर इन्वेस्टर।
चलिए, ये तो सबको आना चाहिए, कोर बेसिक है। प्राइमरी डेफिसिट की गणना कैसे की जाती है बताइए। जब राजकोषीय घाटा से ब्याज का भुगतान हटा दिया जाता है तो हम प्राथमिक घाटा निकाल लेते हैं। बाकी आप व्याख्या पढ़िएगा, थोड़ी एक्स्ट्रा ही नॉलेज आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10, अकाउंट एग्रीगेटर, क्या अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, ये बहुत करंट अफेयर में रहा है, मुझे लगता है इस बार यूपीएससी इस पर ध्यान अपना जरूर देगा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। यह आरबीआई द्वारा विनियमित एक वित्तीय डेटा साझाकरण प्रणाली है। यह ग्राहकों को उनकी वित्तीय जानकारी एक बैंक से दूसरे वित्तीय संस्थान के साथ सुरक्षित साझा करने की अनुमति देता है। ये स्वयं ग्राहकों का डेटा स्टोर और विश्लेषण करता है नहीं। बस यही तीसरी लाइन ही ऐसे ही सेम आपको यूपीएससी देगी, है ना। ठीक है, चलिए आपको आंसर दिख गया है, चलो कोई नहीं, जिनको दिख गया है वो ईमानदारी देखें। आपने बेसिक में पढ़ा होगा, इस बार करंट अफेयर में द हिंदू में सब बहुत रहा है, येलो गुड्स। तो येलो गुड्स किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। निर्माण और पृथ्वी खनन उपकरण, जैसे बुलडोजर। बुलडोजर का कलर भी येलो होता है, तो आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, इंटीग्रेटेड एम्बोसमेंट स्कीम बताइए के अंतर्गत कौन शामिल है। वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, देखिए आप इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है, बिल्कुल शामिल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी प्री के लिए इस बार का, और किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए जो कि करंट अफेयर में रहा है। पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट, हाँ तीनों ही बिल्कुल बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, समिति काफी समाचारों में रही है, बताइए इसका आंसर। तारापुर समिति निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है। तारापुर समिति, आपने दो चालू खाता और चालू खाता पढ़ा है। चलो पहले बताओ, भाई कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा कि भाई चालू घाटा क्या होता है ना, हर चीज थोड़ी सी डेप्थ में जाना पड़ेगी। फिर पूंजी खाता, देखिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए, है ना। बाकी आप पूंजी बाकी आप आइएगा तो जब आप पढ़ेंगे ना कि एफडीआई, एफपीआई, फिर आपको और चीजें जब एक्स्ट्रा नॉलेज जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर होगा उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या अंतर है बताइए, क्या अंतर है दोनों में। कोर इन्फ्लेशन में ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि हेडलाइन में किया जाता है। और एक चीज और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आज ही के करंट अफेयर में था, मैंने आज ही इस पर एक कथन वाले एमसीक्यू पर आया है डेप्थ में, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, टैक्स वाइज सी का क्या अर्थ है। करंट अफेयर, कोर एनसीईआरटी। जीडीपी विकास दर के सापेक्ष कर राजस्व में वृद्धि का अनुपात, बाकी आप यहां पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17, वेतन अप निवेश रणनीति क्या है, करंट अफेयर में काफी रहा है, पूछने के काफी चांसेस हैं। मैक्रोनॉमिक कारकों की अनदेखी कर व्यक्तिगत कंपनियों के मौलिक विश्लेषण पर ध्यान देना, पढ़ो। यही निवेश का वह तरीका है जहां निवेशक कंपनी के प्रदर्शन को अर्थव्यवस्था से ऊपर रखता है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या शामिल नहीं होता बताइए, क्या शामिल नहीं होता। बैंकों के पास जमा भारतीय रुपया। क्वेश्चन नंबर 19,
ये शब्द तो यूपीएससी पूछ चुका है, काफी करंट अफेयर में भी रहा है और 1 से 2 बार शायद इस क्लास में रिपीट भी हुआ है। बताइए ग्रीन वॉशिंग शब्द का अर्थ क्या है? आप लोगों को गलत नहीं करना चाहिए। कंपनियों द्वारा भ्रामक दावे करना कि उनके उत्पाद पर्यावरण के प्रति सुरक्षित हैं। ये वाला भी टॉपिक काफी रिपीट है करंट अफेयर में हर जगह। एंजल टैक्स के हालिया, तो इसका करंट अफेयर का टोटल पूछ देगा, प्योर करंट अफेयर बताइए, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से पूछ दिया जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। इसका ए आंसर बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, है ना। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और आप लोगों को चलिए समय है मेरे पास, आज जल्दी क्लास होगी तो एक चीज़ बता दूं जो मैं पहली वाली क्लासों में भी बता चुका हूं कि आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ना, परंपरागत तरीके से, जिस तरीके से पहले होती आई हुई है, अब देखिए एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हो चुके हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो अपना दिमाग पूरा लगा रहे हैं। तो आप जिस तरीके से पढ़ते आए हैं ना अपने थर्रा पैटर्न पे कि 1 डेढ़ घंटे का करंट अफेयर देख लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, चीज़ें कर ली। आप एक चीज़ बताइए, जब 300 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको डर क्यों लगता है कि भाई हमने कुछ पढ़ाई की भी है कि नहीं, कि कुछ याद तो आ नहीं रहा है, कुछ चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। बड़ा डर रहता है, बड़ी बेचैनी रहती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग एक चीज़ नहीं करते हैं, वो है प्रैक्टिस। आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। इसलिए आप देखिए प्री उन्हीं बच्चों का निकलता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रैक्टिस कब करने का सोचो, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप क्या लगाते हो? टेस्ट। ये बहुत गलत आदत है। 1 महीने पहले क्यों लगाते हो? अब मेरा क्या स्मार्ट अप्रोच है, देखिए मैं आपको अपनी स्मार्ट अप्रोच बताऊं। मेरे यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच ये है कि आपको डेली करंट अफेयर में 21 एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर कोर्स, जैसे कि आप कहीं भी करंट अफेयर पढ़ेंगे वहाँ पे मोस्ट से मोस्ट 7 से 8 टॉपिक पर ही डिस्कशन होगा, 1 से डेढ़ घंटे। और यहाँ पर आपके लिए 21 टॉपिक होंगे, ठीक है, जिसमें से 5 टॉपिक अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग सोर्सेज में, जैसे द हिंदू, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, तो समझ जाइए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अपनी क्लास में बताता हूँ। साथ ही आपको क्या करा रहा हूँ, 2000 एमसीक्यू करा रहा हूँ। साथ ही आपको क्या करा रहा हूँ, वीकली में मैं 30 एमसीक्यू ला रहा हूँ। अब आप एक बताइए, अगर इन सबको मैं मिला लेता हूँ ना 300 दिन तक, अगर 300 दिन तक मैं इन सबको अच्छे से मिला लेता हूँ तो मैं आपको कम से कम नहीं तो 15,000 क्या करा रहा हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ फ्री के लिए। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो, आपको देखिए यूपीएससी में कितना आना है, 100। कितने आने हैं, 100 एमसीक्यू। अब आप 15,000 की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या आप 50 प्लस भी नहीं कर पाओगे? अरे मैं कह रहा हूँ 60 तक पहुंच जाओगे आप, 60 65, कितना भी डिफिकल्ट पेपर बने। और स्टेट पीसीएस में कितने आ रहे हैं, 150। यहाँ पे 80 प्लस में जाओगे। हाँ, थोड़ा मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ही संभालने होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे 15,000 एमसीक्यू बनाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करके बनाए जाएंगे। ऐसे नहीं कुछ भी कचड़ा बालू सब भर दिया आपकी क्लास में, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ मेहनत ईमानदारी से की जाती है। ऐसे ही मेरा एक मेंस का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो। मेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। मेंस के लिए कोई मैं आपको नोट्स नहीं बनवाऊंगा, सीधे आपको 6 से 7,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सीधी आंसर राइटिंग। A4 साइज पेपर में किस तरीके से आपको कहाँ क्या होती है, A4 साइज पेपर में आपको कैसे अंडरलाइनिंग करके, है ना, कैसे स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, फिर आपको कैसे कैसे लिखना है, क्या बॉडी होगी, क्या उसका निष्कर्ष होगा, है ना। ऐसे ही 6 से 7,000 टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब आ जाइए, जाइए आप किसी भी मेंस में शामिल हो जाइए, चाहे स्टेट पीसीएस किसी भी या यूपीएससी, है ना। और उसके बाद इसमें ऑप्शनल भी शुरू होने वाला है, ठीक है, ऑप्शनल की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ऑप्शनल में आपका सबसे पहले पबेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, क्योंकि वो मैं ही पढ़ाऊंगा। बाकी हाँ, ये सब आपका तब स्टार्ट होगा, जैसे अभी मैं एमसीक्यू चला रहा हूँ, धीरे धीरे आपकी पॉलिटी इकोनॉमी क्लास भी आएंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। पॉलिटी इकोनॉमी आपकी 65 पेज में कंप्लीट कर दूंगा, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक, प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स बनवा दूंगा शानदार वाले। बस आप लोगों का ये तभी शुरू होगा मेंस का, जब आप लोग यहाँ पर इस चैनल को सहयोग करें, अधिक से अधिक अपने टेलीग्राम ग्रुपों पर शेयर करें, इंस्टाग्राम फेसबुक, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाएं इस चैनल के और इसको ग्रो कराएं।
जब ये ग्रो होगा तो मैं और टीचर्स लाऊंगा, और चीज़ें लाऊंगा, तो मुझे मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, वरना मुझे एमसीक्यू भी करना है, चीज़ें भी करना है। इसलिए आप लोग अपना सहयोग बना के रखिए अगर आपको ये स्मार्ट अप्रोच पसंद आ रही है। ठीक है, धन्यवाद।